ओके, चैप्टर 26 क्लास 12th ISC बोर्ड, एटम, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है। किस पर है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है? जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया तो अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ओके, अल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलिजन किया गया। ओके, न्यूक्लियस से क्या किया गया? हेड ऑन कोलिजन किया गया। तो न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वह न्यूक्लियस से टकराएंगे नहीं, और जिस डिस्टेंस से वापस लौट जाएंगे उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। ओके, तो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा गया है। तो यहाँ पर जहाँ से वह लौटेंगे वहाँ पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो वो इस पॉइंट से वापस लौट जाएगा। ओके, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहां से क्या होंगे? वापस लौट जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? तो यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस में भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों जहां पर इक्वल हो जाएंगे वहां से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल। जी हमें क्या दे दी गई है? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है। तो इसको हम के लिख लें। के इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है ये। के इक्वल टू हमें दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ? 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल। 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये अल्फा पार्टिकल की हमें क्या दी हुई है? काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। उसके बाद अप टू व्हाट क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैन इट रीच द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर के न्यूक्लियस के पास उसे पहुंचना है। सिल्वर का जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वह 47 होता है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर, ये क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर क्या है? सिल्वर है। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर है। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर है। अब देखो, हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड आउट करना है। तो के किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो के इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज के इक्वल टू। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी का हम यहाँ पर पहले तो फार्मूला लिखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि सपोज करो दो चार्ज हों, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज क्या हो? Q2 हो। ये दोनों r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? r डिस्टेंस पर।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इन दोनों चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि Q1 को हम अल्फा पार्टिकल ले लें तो वो 2 ही होगा। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 2e होता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल। अब Q2 ले लें हम सिल्वर के न्यूक्लियस को, तो उस पर कितना चार्ज होगा, उस पर चार्ज होगा Ze। कितना होगा, Ze। Z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है जो कि आपको 47 दिया हुआ है, तो 47e हो जाएगा उस पर चार्ज। कितना हो जाएगा, 47e। तो देखो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर फाइंड आउट किए लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 की जगह हम 2e लिखेंगे, Q2 की जगह 47e लिखेंगे और R की जगह R0 लिखेंगे। R0 क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। R0 क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ओके, R0 इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, ठीक है। अब इसको हम किसके इक्वल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। किसके इक्वल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल टू क्या होगा, P होगा। तो K कितना दिया हुआ है हमें, K दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻13 और P कितना दिया हुआ है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10⁻9 होती है। दिस इज 47 टू जा कितना होगा, 47 टू जा 94e²। अब E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन R0। इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम R0 की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो R0 की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। ओके, R0 की जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर होगा। ओके, क्लियर। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो R0 इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻13 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो R0 की वैल्यू ये हो गई। अब इन 9, 94, 2.56 और 1.2 को अलग लिख लें, पावर को अलग सॉल्व करेंगे तो 10⁻9 -38, ये पावर अपॉन में है, माइनस में है, न्यूमरेटर में जाके +13 हो जाएगा। तो दिस इज, इसका मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो 1804.8 इंटू 10⁻⁻16 मीटर आ गया। अब इसमें देखो डेसिमल प्लेस को हम लेफ्ट तरफ 3 डिजिट खिसकाएंगे तो 10⁻⁻13 हो जाएगा 1.8। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करके उसे सॉल्व कर लिया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। अल्फा पार्टिकल ऑफ 5.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी दी हुई है, 5.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ओके, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लें तो 5.0, अब मिलियन हटेगा तो 10⁻6 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी को।
तो ये हो जाएगा आपका 8.0 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसकी आ गई? अल्फा पार्टिकल की। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, बीइंग स्कैटर्ड बाय अ थिन कॉपर, Z इक्वल टू 29 दिया हुआ है। ओके, Z हमें कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर Z की जगह क्या लिख लें? 29 लिख लें। ओके, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है अप टू व्हाट क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैन, हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करेंगे। आर नॉट इक्वल टू 1/4πε0, ओके, 2Z² अल्फा पार्टिकल है तो यहाँ पर 2Z² हो जाएगा अपॉन के कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इस फार्मूले का हम अभी यूज करेंगे। ये फार्मूला कैसे बना हुआ है आपको पता है, पहले क्वेश्चन में हमने समझाया था। यहाँ पर भी हम एक बार आपको समझाएं देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किया गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है? 1/4πε0। ओके, Q1 क्या है? 2E है। Q2 क्या है? ZE है अपॉन R0। ठीक ना? R0 यहाँ जाएगा, K0 इधर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। इसमें हम वैल्यू रखेंगे R0 की। तो 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 की ये वैल्यू होती है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ में। ओके, इंटू 2Z 29 दिया हुआ है। E स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन के कितना हो जाएगा? 8.0 इंटू 10⁻⁻13 हो जाएगा। हम इसको क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं? देखो, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके ओके, तो देखो 9 लिख लिया हमने, फिर 2 इंटू 29 58, 1.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.56 अपॉन 8। अभी 10⁻⁹ -38 प्लस 13। ओके, तो R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 167.04 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। तो R0 की वैल्यू आ गई 1.67 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि अल्फा पार्टिकल की जगह हम प्रोटॉन की स्कैटरिंग करें, किसकी करें? प्रोटॉन की स्कैटरिंग करें। तो देखो भाई, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2E होता है और प्रोटॉन पर चार्ज E होता है, तो सब सेम रहेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए Q1 कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक 2 हट जाएगा। क्या हट जाएगा? 2E की जगह क्या आएगा? E आएगा। यहाँ पर 2E की जगह क्या आएगा? E आएगा। ओके, तो Q1 E हो गया। Q2 कितना हो जाएगा? Q2 वही रहेगा ZE 29E। बस हम फार्मूले का यूज कर लें। K इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R0। तो R0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 E इंटू 29E अपॉन K। देखो सेम है बिल्कुल, यहाँ पर फार्मूला सेम है, सिर्फ 2 का इंटू नहीं हो रहा है। किसका इंटू नहीं हो रहा है? 2 का। इसमें यहाँ 2 का इंटू हुआ था, इसमें 2 का इंटू नहीं हो रहा है। तो अपना R0 जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो R0 हो जाएगा इस केस में 1.67 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नाउ थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 4.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे दी गई है, R0 दे दी गया है, और काइनेटिक एनर्जी को क्या किया गया है? पूछा गया है। तो देखो हम सिंपल से फार्मूले का यूज करेंगे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है?
पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमें उसने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर नॉट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 ये होता है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखें देते हैं, देखो Q1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है तो वो 2 ही होगा, ओके। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अब Q2 सपोज यहाँ पर क्या लिया गया है, हाँ गोल्ड का न्यूक्लियस है, Z79 है, तो ये 79E हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79E। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अपना, अच्छा आर नॉट भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आर नॉट कितना दिया हुआ है इसमें 4.0 इंटू 10⁻⁻14 दिया हुआ है, 4.0 इंटू 10⁻⁻14 क्या दिया हुआ है, आर नॉट दिया हुआ है, ओके अंडरस्टूड। अब ये फार्मूले हम इस वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू जूल में मिलेगी, ओके। तो हम जूल में भी आंसर को छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻9 लिखेंगे हम, Q1 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 की जगह 79 ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, अपॉन आर नॉट क्या दिया हुआ है 4.0 इंटू 10⁻⁻14 दिया हुआ है, ओके नाउ। तो यहाँ पर देखो ये 9 ये 2 1.6 और 1.6 का हम आपस में इंटू करेंगे तो 2.56 और ये 79 ये अपॉन 4, इनको हमने अलग लिख लिया। पावर को हम अलग सॉल्व किए लेते हैं, 10 ये 9 है 10⁻9 10 इन दोनों ये दोनों ऐड होके -38 हो जाएंगे प्लस 14, तो ये हो जाएगा 910.08 इंटू 10⁻⁻15 जूल, तो 9.10 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे जूल को, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो उसे डिवाइड किया तो 5.69 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसको हम 5.69 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। देखो आप अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को जूल में ही छोड़ सकते हैं। अब यदि बोलता है कि आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तब आपको उसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं, ओके अंडरस्टूड। ओके नाउ फोर्थ, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट of the electron of a hydrogen atom is 5.3 into 10⁻⁻11 meter. What is the radius of second orbit? ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है, ओके। न्यूमेरिकल नंबर अपना कौन सा है 4 है, ठीक है। यहाँ पर R1 दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर R1 दिया हुआ है, ओके। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की क्या है रेडियस है। अब देखो हमें मालूम है वी हैव आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। अब फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू क्या होगा 1 होगा,
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अब देखो R1 हमें कितना दिया हुआ है, R1 हमें दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन R2। N1 हमें 1 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम R2 की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, R2 इधर चला जाएगा तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। अब इसका हम इंटू कर लें तो 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस इज 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो वहाँ पर हमने इस फार्मूले का यूज किया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन Z होता है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। फॉर हाइड्रोजन Z कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th, so that the velocity of electron in the first orbit of hydrogen atom is 1/137 times the velocity of light. The velocity of light. Okay, clear? तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5th में पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट और स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशो है वो 1/137 है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, देखो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, फार्मूला V इक्वल टू होता है ZE स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट 1/n। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का Z कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम Z की जगह 1 रखेंगे और n की जगह 1 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट orbit of hydrogen, for first orbit of hydrogen n इक्वल टू 1 होगा, z इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू भी 1 होगा और z इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा। ओके, अभी वैल्यू हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखो V1 हो जाएगा आपका, आपको क्या चाहिए, V1 निकालना है, तो V1 इक्वल टू होगा यहाँ पर, ठीक है, V1 इक्वल टू होगा, देखो V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या होगा, V1 इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ओके, अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो तो E की वैल्यू आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो E जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻, ठीक है। तो जो E स्क्वायर की वैल्यू होगी, अब H क्या है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, H की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 होती है। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है।
ठीक ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या पुट किया वो हम आपको बता दें। हमने ई की जगह पुट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एच की जगह पुट किया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और एप्सिलॉन की जगह पुट किया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। ये वैल्यू आपकी बुक में सबसे ऊपर दी रहेंगी या बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे पीछे दी रहती हैं। जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए जो जरूरी डाटा होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में बुक के पीछे दिए रहते हैं। ओके, देखो बुक में वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन (−1) मीटर (−2) दी हुई है। प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये बुक में तो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के ऊपर जरूरी डाटा दिए रहते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में आपको लास्ट वाले पेज में जरूरी डाटा मिलेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी, ओके, तो V1 इक्वल टू क्या है, E²/2h एप्सिलॉन नॉट है। इसमें वैल्यू पुट की हमने। वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई किया तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हम V1/c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। V1/c, तो दिस इज 2.19 इंटू 10⁻6। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो 1/137 आएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि V1 इक्वल टू 1/137 इंटू सी। ये प्रूव हो गया। V1 इक्वल टू 1/137 इंटू सी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो V1/c होता है वो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। V1/c क्या जाना जाता है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। V1 क्या है, फर्स्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कितनी दी हुई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। What will be the energy in the second orbit? सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो देखो हमें पता है एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो E होता है -z² 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है फार्मूला, ठीक ना। दिस वन एनर्जी का फार्मूला होता है E -z² 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम Z क्या होगा, 1 होगा। ओके, क्या होगा, Z 1 होगा। और तो ये हो जाएगा E -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब उसने सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो n की जगह हम क्या लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पर। तो E हो जाएगा, E2 बोलेंगे जिसे हम, E2 हो जाएगा -13.6 अपॉन 2² इलेक्ट्रॉन
volt. Okay, this is E2 equal to minus 13.6 upon 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। कितना आ जाएगा? माइनस में 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना आंसर आ जाएगा। 3.4 आएगा, आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.4। दिस इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट 7. Which level of doubly ionized lithium Li plus plus with Z equal to 3 has the same energy level, has the same energy as the ground state energy of hydrogen Z equal to 1? ओके, देखो यहाँ पर उसमें पूछा गया है कि डबली आयोनाइज्ड है, लिथियम है Li फॉर Li प्लस प्लस, Z इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो देखो Z इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और लेवल पूछा है N को, उसने पूछा है, क्या पूछा है? N कौन सा लेवल होगा, ये पूछा है। ओके, अंडरस्टूड। N कौन सा लेवल होगा ये उसने आपसे पूछा है। अब और क्या दिया हुआ है? हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के लिए जेट क्या होगा? 1 होगा। और N इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ग्राउंड स्टेट के लिए N क्या होता है? 1 होता है। और बोला गया है कि दोनों की एनर्जी कैसी हैं? इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो लिथियम के लिए हम एनर्जी निकालें तो एनर्जी फॉर लिथियम, ओके, एनर्जी फॉर Li प्लस प्लस, इसको हम क्या ले लें? ELi ले लें। इक्वल टू क्या होगा? ELi इक्वल टू होगा, जेट की जगह हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो माइनस 3 स्क्वायर 13.6 अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, तो उसने ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है हाइड्रोजन में, तो N इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो EH ले लें हम इधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 स्क्वायर 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि दोनों एनर्जी कैसी हैं? इक्वल हैं। और दोनों एनर्जी को हम इक्वल करके इस N की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। दोनों एनर्जी को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे और N की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों एनर्जी को इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो माइनस 3 स्क्वायर 13.6 अपॉन N स्क्वायर इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो 13.6 से 13.6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस से माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 9 अपॉन N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो N स्क्वायर इक्वल टू 9, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब जो लिथियम है उसके थर्ड लेवल की एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड लेवल की एनर्जी के इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब आगे उसने और क्या पूछा है? कंप्यूट द रेडियाई ऑफ 2 लेवल, दोनों लेवल की रेडियाई को कंप्यूट कीजिए। अच्छा, कंपेयर करना है, कंपेयर द ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ 2 लेवल। ओके, दोनों लेवल की रेडियस का क्या करना है? यहाँ पर कंपैरिजन करना है। ओके, अंडरस्टूड, ओके, हाँ, अच्छा, ओके। नाउ अब देखो इसमें हमें रेडियस का कंपैरिजन करना है, तो हमें पता है कि R कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z होता है। अब देखो, तो R निकाल रहे हैं हम किसके लिए? Li प्लस प्लस के लिए, ठीक ना। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका,
यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लें के एन कितना है 3 दिया हुआ है और जेड कितना है 3 है, तो 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो जो 3 इंटू के हो जाएगा। ओके, किसके लिए हाइड्रोजन, उसके लिए लिथियम के लिए। अब हम आर निकालेंगे, आर लिखा हुआ है ठीक ना, आर किसके लिए निकालें हाइड्रोजन के लिए। ये R3 है और ये R1 है, R3Li प्लस प्लस ठीक ना, तो कितना ए आ गया। अब इसके लिए हम निकालेंगे तो के ले लें और 1 स्क्वायर अपॉन 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा के इंटू 1 हो जाएगा। अब दोनों का क्या पूछा है उसने, रेशो पूछा है R3Li प्लस प्लस अपॉन R1H, तो ये क्या हो जाएगा के इंटू 3 अपॉन के इंटू 1, ये इंटू है ठीक ना, के कट जाएगा, 3 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो R3Li प्लस प्लस अपॉन R1H इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। देखो फार्मूला होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z। अब लिथियम के लिए हमें थर्ड लेवल का चाहिए है, लिथियम का Z यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये के इंटू 3 हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ पर हमने के लगा दिया, मतलब ऐसा लिख लिया कि R इक्वल टू के एन स्क्वायर अपॉन जेड। प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हमने उसे के लिख लिया, वैल्यू रखी तो अपना आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट 9th, द एनर्जी इन द गिवन बोर ऑर्बिट हैज अ टोटल एनर्जी ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। ओके, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी का पता करना है। पोटेंशियल एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट। तो हमें टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है, टोटल एनर्जी हमें दी हुई है ठीक ना, टोटल एनर्जी 9th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट की टोटल एनर्जी हमें कितनी दी हुई है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक मालूम टोटल एनर्जी क्या है, सपोज करो हम इसको ई लेते हैं टोटल एनर्जी को, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो -E हो जाएगा। कितना हो जाएगा -E। टोटल एनर्जी पर माइनस साइन लगाने पर हमें क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ओके, यदि हम टोटल एनर्जी पर माइनस साइन का ही लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब सेकंड में उसने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है। कितना होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ई हो जाएगा। दिस इज 2 इंटू -1.5, तो दिस इज -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया टोटल एनर्जी। ओके, अंडरस्टूड। अब उसने आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट से उसने ट्रांजिशन किया कहाँ पर, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले स्टेट पर, तो वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो थर्ड हम डेली को फाइंड आउट करेंगे, किसको फाइंड आउट करेंगे, डेली को। तो हमें डेली कैसे निकलेगा, डेली मिलेगा हमें -1.5 माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6,
इसको हम इससे माइनस कर लेंगे, ठीक ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी? 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब हमें क्या चाहिए है, देखो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 12375 अपॉन डेल ई। तो हमें लैम्डा किस में मिल जाएगा? एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में मिल जाएगा। तो दिस इज 12375 अपॉन 11.1 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आ गई? अपनी वेवलेंथ आ गई। ओके, कैलकुलेटर से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1022.7 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये अपना क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या समझे कि जो टोटल एनर्जी होती है, मान लो सपोज करो टोटल एनर्जी है E, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस इनटू टोटल एनर्जी होगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। सीधी बात है, टोटल एनर्जी में से यदि हम माइनस साइन को हटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए है, तो टोटल एनर्जी को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, यहाँ पर -1.5 माइनस 13.6 करेंगे हम तो 12.1 आएगा। क्या आएगा? 12.1 आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? 12.1 लेंगे। फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर होगा 1022.7 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द एनर्जी of an electron in the nth orbit of hydrogen atom is given by En equal to -13.6 upon n square electron volt. Find the energy required to take the electron from the ground state to the first excited state. सेकेंड में क्या दिया हुआ? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है n इक्वल टू 3। तो हमें एनर्जी कितनी दी हुई है? हमें एनर्जी दी हुई है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 10 है। इस 10 में हमें En दिया हुआ है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया हुआ है हमें -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो E1 निकाल लेंगे हम। E1 क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E1 हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट आते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड क्या दिया हुआ है? किसमें पूछा गया है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछा गया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है? n इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है n इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम E2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। E2 कितना हो जाएगा? -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -13.6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखो कितना आता है। 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा 3.4। तो दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब देखो हम डेली फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? डेली। तो डेली कैसे निकलेगा? डेली निकलेगा E2 माइनस E1 से। E2 माइनस E1 से हमें क्या मिला? डेली मिला। तो दिस इज -3.4 माइनस 13.6। इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक ना। तो 13.6 में से 3.4 माइनस कर लेंगे। 13.6 में से -3.4 तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ओके, अब
हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसने क्या पूछा है, यही पूछा है कि फाइंड द एनर्जी, तो ये आ गया एनर्जी। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट की एनर्जी कितनी आ गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया है। क्या बोला गया है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है n = 3। तो यहाँ पर हम E3 को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको डिवाइड करें तो देखो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम डेली फिर फाइंड आउट करें तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 माइनस E1 होगा। तो दिस इज -1.51 माइनस 13.6। इसको हम सिंप्लीफाई किए लेते हैं कैलकुलेटर से। 13.6 माइनस 1.51, ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया, 12.09 के इक्वल आ गया। तो अपनी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस सेकंड का आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया है कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हमें 12.09 कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है n = 2। दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए हमें, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है n = 3। ओके नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन which can excited the electron to -3.4 electron volt from -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी पूछा है फोटोन की जो एक्साइटेड हो रहा है, कहाँ से, ग्राउंड -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। तो देखो इसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। ओके 11, E1 कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा है, तो ये E1 हो जाएगा। ओके, कहाँ तक जा रहा है, E2 पर जा रहा है, जिस एनर्जी लेवल पर जा रहा है उसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें डेली को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, डेली होगा E2 माइनस E1। बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम घटाते हैं, तो दिस इज -13.6, नहीं E2 क्या है आपका, E2 है आपका -3.4 है E2, -13.6। ओके, अब 13.6 में से 13.6 में से हम -3.4 घटाएंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, डेली =H/F। इस फार्मूले को हम पहले पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसकी भी वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं उसके न्यूमेरिकल्स को। तो अब डेली कितना है, अब देखो ऐसा है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे
ये हो जाएगा आपका 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया आपका डेली। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। देखो दिस इज 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एच, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू एफ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एफ की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके देखो तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ये आ रही है इसकी वैल्यू 2.47 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। किसकी वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट 12 देखिएगा, 2 एनर्जी लेवल्स इन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग ये है कि आपको E2 माइनस E1 दे दिया गया है, मतलब ये डेली दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, डेली 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने बोला है 2 एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स E2 माइनस E1 डेली दिया हुआ है। What is the frequency of radiation emitted when the atom transmit from the upper to lower levels? ठीक ना, इसको भी इसी फार्मूले का यूज करके हम करेंगे, डेली इक्वल टू HF। इसमें डेली आपको दे दिया गया है डायरेक्ट, तो पहले तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे आपको पता ही है, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे और जूल में कन्वर्ट करने के बाद हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बड़े आसानी से आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा करना है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डेली क्या क्या है दे दिया गया है। ओके अंडरस्टूड।